नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज हम चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नंबर 3 पर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देख ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? आज हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब कि अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है और अब हम किसका विकास करने जा रहे हैं? अपने देश का विकास। वो भी किस आधार पे? तो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हम अपने देश का विकास करने जा रहे हैं। और कमाल की बात यह कि जब हमने पंचवर्षीय योजना बनाई तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाते समय हमारा कोई ना कोई तो मोटिव रहा होगा। बिना उद्देश्य के तो हमने कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। तो आज हम पहले इस पे डिस्कस करेंगे कि जो हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई उसका क्या उद्देश्य था। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या कि जो हमने जिस उद्देश्य के लिए हमने पंचवर्षीय योजना बनाई थी, क्या वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज कि हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई उसके क्या उद्देश्य थे। तो आपको पता होगा हमने कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई। हमने ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। कितनी बनाई? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के अल्पकालीन उद्देश्य पर। किस पर डिस्कस करेंगे? अल्पकालीन उद्देश्य पर। क्यों? क्योंकि जितनी भी पंचवर्षीय योजना बनी उन सबके अलग अलग उद्देश्य थे। और ध्यान रखना, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन? है कि भारत में नियोजन बोलो या पंचवर्षीय बोलो, एक ही बात होता है। आर्थिक नियोजन बोले या फिर वो पंचवर्षीय योजना बोले, चाहे वो नियोजन बोले, इन सब का मतलब एक ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नियोजन के अल्पकालीन लक्ष्य उद्देश्य लिखो। हमारे जो नियोजन थे उसके क्या क्या उद्देश्य थे वो जानना है। वो भी कौन से उद्देश्य? तो अल्पकालीन उद्देश्य, ठीक है। चलो, पहली जो योजना बनी थी हमारी पंचवर्षीय योजना, मैंने आपको पहले भी बताया था। कब बनी थी? 1951 से 1956, 1951 से 1956। तो आपको पता होगा जब हमें आजादी मिली तो हमारी जो अधिकतर जनसंख्या थी वो किस पर निर्भर थी? तो वो कृषि पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। तो इसका मतलब जो हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई ना, उसमें अपना ध्यान किधर लगाया? कृषि की तरफ लगाया। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। इसका मतलब पहले 5 साल हमने अपने विकास के लिए कहां पे कंसंट्रेट किया? हमने कंसंट्रेट किया किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। मतलब सारा का सारा जोर हमने किधर दे दिया? कृषि पर दे दिया, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमारा कृषि था, ठीक। तो जैसे 1956 कंप्लीट हुआ तो 1956 कंप्लीट होने के बाद हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। कौन सी हुई? दूसरी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा था, मसौदा का मतलब जो भी प्लानिंग थी वो किसने की? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग की, देखो इनका नाम है पीसी महालनोबिस। क्या नाम है? पीसी महालनोबिस, ठीक है। ध्यान रखना ये इनका नाम है। और इन्होंने ही जो है क्या किया है? पूरी की पूरी प्लानिंग करी। किसकी प्लानिंग करी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग यानी कि शॉर्ट नेम है इनका पीसी का मतलब प्रशांत चंद्र, ठीक है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। ध्यान रखना इनका ये नाम है इनका। और इन्होंने ही जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी बनी उसमें क्या उद्देश्य रखा गया? क्योंकि हमने कृषि पर तो पहले पे देख लिया था, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी उसका क्या उद्देश्य रखा गया? उद्योग। मतलब फिर हमने कहां पे ध्यान लगाया? अपना उद्योग की तरफ। कब से बनी है? 1956। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। फिर जब हमने तीसरी योजना बनाई, कौन सी तीसरी योजना बनाई? तो तीसरी योजना पे हमने कहां पे ध्यान दिया? खाद्यान्न उत्पादन पर। इसका मतलब हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे तो हमने कहां पे ध्यान देना स्टार्ट किया? हमने ध्यान देना स्टार्ट किया खाद्य की वस्तुओं पर, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है। इनके उत्पादन पर ध्यान देना स्टार्ट किया। तीसरी योजना कब बनी? 1961 से लेके 66, ठीक है। 1961 से लेके 1966 तक, ठीक है। उसके बाद जो हमने चौथी योजना बनाई वो कब बनाई? देखो इसमें बीच में 3 साल का गैप है। 1966 के बाद 3 साल का गैप है। 3 साल के गैप के बाद हमारी अगली पंचवर्षीय योजना बनी 1969 में। 69 से लेके 74, 69 से लेके 74
और हमने उस योजना का क्या उद्देश्य रखा, उस योजना का अल्पकालीन उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, कीमत स्थिरता लाना, मतलब कीमतें जो बढ़ रही थी तेजी से उन कीमतों को बढ़ने से रोकना, ठीक है, तथा मानव शक्ति का पूर्ण प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1951 के बाद 1951 के बाद जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़ती गई, तो जनसंख्या हमारे पास ज्यादा थी। तो अब जो हमने अगली पंचवर्षीय योजना बनाई, अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना जो बनाई, उसमें क्या उद्देश्य रखा था, हमने उसमें रखा भाई एक तो कीमतों को रोको, दूसरी बात जो हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है ना उसका हम क्या करें, यूज करें, प्रयोग करें। तो हमने अपना ध्यान किधर लगा दिया, हमने ध्यान लगा दिया कीमत स्थिरता पे। कब लगाया, चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 69 से लेके 74, 69 टू 74, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। आगे देखो जो हमारी पांचवी और छठी योजना थी, पांचवी योजना थी 74 से लेके 79, देखो सब में 5-5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 74 से लेके 79, ठीक है। और जो छठी योजना थी वो थी 80 से, मतलब एक साल का डिफरेंस है यहाँ पे, एक साल हमने बीच में पंचवर्षीय योजना यहाँ पे एक साल की बनाई थी, सिर्फ एक साल की, ठीक है। उसे हम पंचवर्षीय योजना नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो एक साल की थी ना, 5 साल की नहीं थी। आगे देखो 1980 से 85, मतलब पांचवी योजना तो बनी थी 74 से 79 और छठी योजना बनी थी 80 से 85, और इन दोनों का उद्देश्य क्या था, निर्धनता का उन्मूलन करना। मतलब हम चाहते थे कि हमारे जो भारत में निर्धनता तेजी से बढ़ती जा रही है उसे क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट उस समय की, उन्होंने सारा का सारा ध्यान पंचवर्षीय योजना बना के किधर लगाया, निर्धनता उन्मूलन। समझ में आ रहा है, चलो ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद जो हमारी सातवीं योजना बनी, कौन सी, सातवीं योजना। तो सातवीं योजना कब बनी, 85 से लेके 90 तक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। किसमें करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। पेपर में क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन क्या आया कि सातवीं योजना हमारी किससे संबंधित है, वो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, कृषि से, रोजगार से, निर्धनता से या मानव पूंजी निर्माण से। तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। देखो बच्चा बता रहा है किससे संबंधित है भाई, वो कह रहा है सर रोजगार से संबंधित है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन आ गया कि जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना थी वो किस वर्ष बनी, तो आपको पता होना चाहिए कब बनी थी छठी योजना, 80 से लेके 85 के बीच में। कब बनी थी, 80 से लेके 85 के बीच में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इससे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। सातवीं योजना हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी आठवीं योजना पर। तो जो हमारी आठवीं योजना थी वो कब बनी, 1992। देखो यहाँ पे भी 2 साल का डिफरेंस है, 1992 से लेके 1997 तक। और इसके हमने 2 उद्देश्य रखे, कौन कौन से, एक तो पूर्ण रोजगार, क्योंकि यहाँ भी रोजगार की बात कर रहे थे, और उसके बाद पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को मजबूत करना, क्योंकि वो पीछे से ही चली हुई आ रही थी। और इसके अलावा एक और थी क्या, शिक्षा को विश्वव्यापक बनाना। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया क्या कि भाई हमने अपने शिक्षा के विस्तार पर किस योजना पे ध्यान दिया, तो आपको पता होना चाहिए हमने किस योजना पे ध्यान दिया। सर हमने जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी हमने उसमें कहां ध्यान दिया, शिक्षा पे ध्यान दिया। क्लियर। चलो नवी जो योजना बनी, हमने हमारी नवी योजना बनी 97 से लेके 2002 तक, 1997 से लेके 2002, भूलना नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य भी था कीमत स्थिरता तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना, कीमतों में स्थिरता लाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना, ठीक है। ये सारे के सारे अल्पकालीन उद्देश्य हैं। अल्पकालीन उद्देश्य का मतलब जो हम इन 5 साल के बीच में अपने उद्देश्य को चाहते हैं, मतलब इन 5 सालों के बीच में हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं हम अल्पकालीन उद्देश्य, ठीक है। आगे देखो हमारी जो 10वीं योजना बनी वो कब बनी, 2002 से लेके 2007 के बीच में, 2002 से लेके 2007 तक, ठीक है। और क्या था इसमें, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना, ताकि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो सके। उनको अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, जो उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज ये सब चीजें चाहिए, उस पर हमने क्या किया, फोकस किया, ठीक है, ताकि उनकी जीवन की जो गुणवत्ता है उसका क्या हो सके, विकास हो सके। आगे देखते हैं जो 11वीं योजना बनी वो बनी 2007 से लेके 2012, 2007 से लेके 2012, और किस पे ध्यान दिया, निर्धनता कम करना और रोजगार प्रजनन करना और पर्यावरण संरक्षण। पेपर में क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमने योजना बनाई थी वो योजना कौन सी थी,
बताओ कौन सी थी, सोचो जल्दी से। तो कह रहा है सर 11वीं योजना थी, 11वीं योजना में हमने क्या किया, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, आज सर समझ में आ रहा है। और जो हमारी सबसे आखिरी योजना है 2012 से लेके 2017 तक, और उसके बाद 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बननी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, आज भी गर्मी बहुत है भाई। ठीक है, तो क्या है 2017, तो 2017 में जो हमने आखिरी पंचवर्षीय योजना बनाई उस पे हमने कहां ध्यान दिया है, सतत विकास पे। किस पे ध्यान दिया है, सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है सर, बेटा ये हम ना चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। जब हम 13 चैप्टर पे डिस्कस करेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे हम कि सतत विकास क्या होता है, धारणीय विकास, सतत विकास। चैप्टर नंबर 12 या 13 में हमारे पास ये टॉपिक है, क्या, सतत विकास, धारणीय विकास, दोनों एक ही चीज होती है। इस पर डिस्कस करेंगे हम कहां पे, चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है, 13 12 में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है हमें इस चीज का कि वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। उसने सीधा सीधा बोल दिया आपसे कि जो चौथी योजना थी वो कौन से टाइम से कौन से टाइम तक चली, तो आपको पता होना चाहिए कि चौथी योजना थी वो 1969 से लेके 74, बीच में एक 3 साल की भी थी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए ये थे हमारे क्या, अल्पकालीन उद्देश्य। किसके अल्पकालीन उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना के। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है। दीर्घकालीन उद्देश्य का मतलब, दीर्घकालीन उद्देश्य का मतलब इन सब का जो हमने किया, ये जो सारे के सारी पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई, इन सब के पीछे जो छुपा हुआ हमारा एक बड़ा सा मोटिव था। वो मोटिव क्या था, मतलब ये वाली बनाई तब भी हम उसको चाहते थे, किसको चाहते थे, उस उद्देश्य को। किस उद्देश्य को, दीर्घकालीन उद्देश्य को। कब चर्चा करेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जब दूसरी योजना बनाई तब भी हमारा वही वाला उद्देश्य था, कौन सा वाला, दीर्घकालीन। और जब तीसरी योजना बनाई तब भी हमारा वही उद्देश्य था, कौन सा, दीर्घकालीन। शॉर्ट टाइम वाले तो थे ही, इसके साथ साथ एक पीछे हमारा एक बड़ा सा मोटिव भी छुपा हुआ था। कौन सा बड़ा सा मोटिव था, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो इधर ये लिखे बड़े से मोटिव। क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्यों का वर्णन करो। इसका मतलब सर जो आप प्लानिंग कर रहे थे ना, हाँ, आप हर 5 साल में अपने देश के विकास के लिए प्लानिंग कर रहे थे, हाँ सर कर रहे थे, तो आपने शॉर्ट टाइम तो बता दिया। क्या शॉर्ट टाइम बता दिया कि अलग अलग परियोजनाओं में अलग अलग उद्देश्य था, लेकिन इन सब परियोजनाओं को मिला के एक कंप्लीट पैकेज में हमारे पास एक और उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। ठीक है, हमने ये सारी चीजें करी और इन सारी चीजों के पीछे हमारा एक छुपा हुआ उद्देश्य था, क्या, कि हमारी राष्ट्रीय आय क्या हो जाए, बढ़ जाए। और राष्ट्रीय आय बढ़े तो सही, लेकिन वो किस रूप में दिखे, वो रूप में दिखे प्रति व्यक्ति आय में। इसका मतलब जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो राष्ट्र की इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मैं पहले से ज्यादा कमाऊंगा तो राष्ट्र की इनकम भी क्या होगी, पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ, चलो आगे डिस्कस करते हैं। क्या कि पहला उद्देश्य क्या था, वो भी लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम नहीं। क्या था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, मतलब राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। ठीक, पहला। दूसरा उद्देश्य क्या था हमारा, पूर्ण रोजगार लाना। इसका मतलब भाई जितने भी हमारे पास जनसंख्या हो ना, जितने भी लोग काम करने वाले हो, उन सबको काम मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमने क्या करा, पंचवर्षीय योजना बनाई। और आपको पता होना चाहिए ना, इसीलिए तो हमने अपने देश की बागडोर अपने हाथ में ली और अंग्रेजों को यहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा अगला उद्देश्य क्या था, पूर्ण रोजगार। 2 उद्देश्य पढ़ चुके हैं, वो भी दीर्घकालीन उद्देश्य। किसके, पंचवर्षीय योजना के, आर्थिक नियोजन के। हमने नियोजन क्यों किया, प्लानिंग क्यों करी, क्योंकि हम क्या चाहते थे, राष्ट्रीय आय बढ़ जाए। और राष्ट्रीय आय बढ़े तो सही, लेकिन किस रूप में बढ़े, तो सर प्रति व्यक्ति आय के रूप में बढ़े। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे कि हमारे सभी लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। इसलिए हमने ये सारी योजनाएं बनाई और इसके पीछे अपना मोटिव छुपा के रखा। वो मोटिव क्या था, पूर्ण रोजगार। एक और मोटिव था, आय तथा संपत्ति का न्यायोचित वितरण करना। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है सर हेडिंग मत समझाओ ना, अंदर के एक्सप्लेनेशन भी बताओ। हाँ बेटा एक्सप्लेनेशन बताएंगे, अभी देख लेना जरा ध्यान से। ठीक है, आय तथा संपत्ति का न्यायोचित वितरण। ठीक है, मतलब जो भी हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसका वितरण कैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। अब न्यायोचित का मतलब ऐसा ना हो कि भाई ठीक है अमीरों के पक्ष में ज्यादा जा रहा है, गरीबों के पक्ष में कुछ भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसलिए हमने हमारे जो ये उद्देश्य थे, इनके पीछे एक बड़ा मोटिव छुपा हुआ था। क्या, कि भाई जो भी इनकम आए, जो भी साधन आए, उसका बंटवारा कैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। मतलब गरीबों को भी मिले और अमीरों को भी मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह को लागू किया, आगे समझेंगे विस्तार से।
ठीक है। अगला पॉइंट था आधुनिकीकरण, ठीक है। और क्या चाहते थे हम, और हम चाहते थे आधुनिकीकरण हो जाए। आधुनिकीकरण का मतलब हम जो है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तकनीकों को यूज करें ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो सके, बढ़ सके। कैसे, अब मान लो एक खेत में मैं अकेले काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक खेत में जुताई करता हूँ, मैं ही बुआई करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो प्रोडक्शन की जो प्रोडक्टिविटी आएगी ना वो बहुत कम आएगी। और अगर यहीं पे मैं मशीन का यूज करूंगा तो क्या होगा, मशीनों का यूज करने से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा एक और उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट है, आत्मनिर्भरता। अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंटों पे, पांचों पॉइंटों पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं कि इसको हम डिस्क्राइब करके देखते हैं, एक्सप्लेन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक। तो हमारा पहला पॉइंट, पहला उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य था हमारा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। तो देखो क्या है इसके अंदर, नियोजन का उद्देश्य है। इसका मतलब जो हमने प्लानिंग करी, कौन सी प्लानिंग, जो हमने सारी की सारी प्लानिंग करी, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, इसके पीछे उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि समय के साथ साथ जीडीपी में लगातार वृद्धि हो। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाए और हमारी जीडीपी भी क्या हो, धीरे 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 करके क्या हो, बढ़ती जाए, ठीक है। और वो जो बढ़ी हुई जीडीपी है ना वो किस रूप में दिखे, प्रति व्यक्ति बढ़ी हुई आय के रूप में दिखे, ठीक है, वृद्धि हो। और प्रति व्यक्ति जीडीपी में भी क्या हो, वृद्धि के रूप में दिखे। देखो लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति जीडीपी के रूप में प्रतिबिंबित हो। इसका मतलब प्रति व्यक्ति जीडीपी के रूप में हमें दिखाई दे, ठीक है। आगे देखो अगला पॉइंट क्या बना है, जीडीपी में वृद्धि का अर्थ है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवाओं का प्रवाह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब वस्तु और सेवाएं पहले से ज्यादा हो गई है, ठीक है। देखो जल्दी से, तो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हो रही है, मतलब वस्तु और सेवाओं का प्रवाह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब जीडीपी बढ़ रही है। और ये उद्देश्य हमारा क्या था, पंचवर्षीय योजना का एक दीर्घकालीन उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, जीडीपी को बढ़ाना। आगे देखो, जीडीपी में इतनी वृद्धि होनी चाहिए, कितनी वृद्धि होनी चाहिए, यह जनसंख्या के आकार में होने वाली वृद्धि से अधिक हो। मतलब जीडीपी इतनी बढ़नी चाहिए जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है ना उसके मुकाबले में जीडीपी हमारी क्या होनी चाहिए, ज्यादा बढ़नी चाहिए। ये हमारा एक उद्देश्य है, ठीक है। ये उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ इस पे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, मतलब जब हमारे देश का विकास हमारे हाथ में आया तो हमने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। और उस पंचवर्षीय योजना का हमारा एक दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। दूसरा क्या था, पूर्ण रोजगार। अब पूर्ण रोजगार का पहले तो हमने मतलब लिखा है कि पूर्ण रोजगार क्या होता है। तो पूर्ण रोजगार क्या होता है, पूर्ण रोजगार का मतलब होता है वर्तमान मजदूरी दर पर जितने लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम क्या, पूर्ण रोजगार। और इन सब का एक छुपा हुआ उद्देश्य जो था वो क्या था, पूर्ण रोजगार लाना, मतलब सभी को रोजगार दिलाना। पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं, किसको, जिसमें उन सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। किन सभी लोगों को, जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक है, उनको रोजगार मिल रहा है, उसको हम पूर्ण रोजगार बोलते हैं। और पूर्ण रोजगार हमारा एक छुपा हुआ उद्देश्य था या फिर दीर्घकालीन उद्देश्य था। किसका, इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं का, किसी एक का नहीं, इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं का, ठीक है। आगे देखते हैं, नियोजन का उद्देश्य, मतलब जो योजना बनाई थी उसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि की इस प्रक्रिया में केवल मुट्ठी भर धनी वर्ग की ही भागीदारी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब केवल कुछ ही लोगों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए बल्कि सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, तभी तो पूर्ण रोजगार आएगा, ठीक है। नियोजन का उद्देश्य है कि आर्थिक समृद्धि की इस प्रक्रिया में केवल मुट्ठी भर धनी वर्ग की ही भागीदारी नहीं होनी चाहिए बल्कि समृद्धि की इस प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। इसका मतलब सभी वर्ग उसमें क्या होने चाहिए, भागीदार होने चाहिए, क्योंकि सभी वर्ग भागीदार होंगे तभी तो सबकी प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ेगी ना। चलो ठीक, आगे देखो अगला पॉइंट है आय और संपत्ति का न्यायोचित वितरण। इसका मतलब जो भी हमारी राष्ट्रीय आय हो रही है और जो भी हमारी संपत्ति है, जो भी संसाधन हमारे पास है, उसका हम क्या करें, न्यायोचित वितरण करें। न्यायोचित का मतलब सबको बराबर बराबर क्या हो, मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा मिल जाए किसी को कम मिले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आय तथा संपत्ति का न्यायोचित वितरण करना, ठीक है। देखो आर्थिक समृद्धि का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कब अर्थ नहीं रह जाएगा, तब जब फायदा केवल कुछ ही लोगों को मिलेगा, ठीक है, नहीं रह जाएगा। यदि इसका लाभ केवल
कुछ ही लोगों को प्राप्त हो, अगर इसका लाभ केवल थोड़े लोगों को प्राप्त होगा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर न्यायोचित वितरण होता है तो फायदेमंद है। और न्यायोचित वितरण करना पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था। पूरा हुआ नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, देखो कुछ ही लोगों को प्राप्त हो, ऐसा समाज में धनी और धनी बन जाते हैं। अगर कुछ ही लोगों को प्राप्त होगा तो क्या होगा, अगर इसका फायदा थोड़े लोगों को हो रहा है तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो तो और धनी बन जाएंगे, और जो गरीब है वो क्या हो जाएंगे, वो और गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यायोचित वितरण होना चाहिए, और ये हमारा एक उद्देश्य था। ठीक है भी। ठीक है, और निर्धन वर्ग की जीवन, और जो निर्धन वर्ग है, अमीर वर्ग तो अमीर हो जाएगा, लेकिन जो निर्धन वर्ग है वो अपनी नितांत आवश्यकताओं को, नितांत आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसका मतलब जो उनकी बेसिक जरूरत है उनको पूरा करने के लिए वो क्या करते रहेंगे, फाइट करते रहते हैं कि भाई आज हमें ये मिल जाए, आज हमें वो मिल जाए, उसके लिए वो मेहनत करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर न्यायोचित वितरण नहीं हुआ तो, लेकिन अगर न्यायोचित वितरण हुआ और हमारा उद्देश्य पूरा हुआ तो इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आने वाली। आगे देखो, पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, वहां आर्थिक समृद्धि से कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं होती। कहां पे, जब गरीब तो मेहनत करता रह जाता है और अमीर धीरे धीरे करके अमीर हो जाता है। तो हमें इन्हीं चीजों को रोकना है और क्या करना है, न्यायोचित वितरण करना है, और ये हमारा सारी पंचवर्षीय योजना का एक दीर्घकालीन उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखो, आय के न्यायोचित वितरण का अर्थ है, आय के न्यायोचित वितरण का अर्थ है सामाजिक समानता, समाज में समानता होना, और भारत में नियोजन की एक दीर्घकालीन उद्देश्य है। तो ये और हमारा क्या है, एक तो क्या होना चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, और यही हमारा क्या है, एक दीर्घकालीन उद्देश्य है। अगला पॉइंट है आधुनिकीकरण। मतलब आधुनिकीकरण लाने का मतलब जो हमारी सोच है, हमारी जो सामाजिक सोच है उसमें क्या करना, आधुनिकीकरण लाना, मतलब नए युग के हिसाब से हमें चलना। देखना, आधुनिकीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है कि हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है, और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मशीनीकरण का प्रयोग। देखो, उत्पादकता में वृद्धि करना, इसका अर्थ है उत्पाद कि प्रति इकाई के लिए श्रम की कम आवश्यकता हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो मेरे पास खेत है, उसमें हम 4 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, और 4 व्यक्ति मिलकर कितना उत्पादन करते हैं, 100 किलो, तो एक व्यक्ति का कितना हो गया, 25 किलो। अब हमने क्या किया, हमने उसमें से 2 व्यक्ति को हटा दिया, उसकी जगह पर क्या कर दिया, मशीनें लगा दी, और अब भी उत्पादन कितना हुआ, 100 किलो। तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति कितना हो गया, बोलो जल्दी से, कह रहे सर 50 हो गया ना, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हमारा दीर्घकालीन उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना का, कि आधुनिकीकरण लाए जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे श्रम की कम आवश्यकता है, मोटे तौर पर इसका अर्थ अपने तकनीकी ज्ञान को आधुनिक बनाना है, ताकि हमारा जो तकनीकी ज्ञान है वो क्या हो सके, आधुनिक बन सके। ठीक है, अगला पॉइंट है नई प्रौद्योगिकी को समृद्धि प्रक्रिया। नई प्रौद्योगिकी मतलब नई टेक्नोलॉजी को समृद्धि प्रक्रिया में लागू करना, जिससे मौजूदा संसाधनों से ही, ये हमारा उद्देश्य है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी को लागू करें, ताकि जो संसाधन हमारे पास है उस संसाधनों से ही हम क्या कर सके, अपने उत्पादन को पहले से ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। एक आखिरी पॉइंट है, शायद मैं दिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। भारत में योजनाओं के लक्ष्य के संदर्भ में, मतलब जो हमारी ये योजनाएं थी, इनके लक्ष्य के संदर्भ में या इनके उद्देश्य के संदर्भ में, आधुनिकीकरण करना के संदर्भ में सामाजिक दृष्टिकोण का आधुनिकीकरण करना है। ये भी हमारा एक दीर्घकालीन उद्देश्य है। ठीक है, एक आखिरी उद्देश्य हमारा क्या है, आत्मनिर्भर बनना। वो भी किस चीज में आत्मनिर्भर बनना, तो खाद्यान्नों के उत्पादन में। खाद्यान्नों का उत्पादन मतलब गेहूं, चावल, इन सब के उत्पादन में क्या करना, आत्मनिर्भर बनना, ताकि हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना रहे। अगर हम दूसरे देश पर डिपेंड रहेंगे तो जब हमारे बीच में राजनीतिक तनाव आएगा ना, तो राजनीतिक तनाव के टाइम पे वो देश हमें आंख दिखाएगा। कौन सा देश, जिससे हम अनाज का आयात करते होंगे। तो हमारा एक उद्देश्य है, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं का, सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाओं का एक दीर्घकालीन उद्देश्य था कि भाई हम कुछ भी करें, किसी भी तरह करके हम क्या करें, आत्मनिर्भर बने। देखना ध्यान से, आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश की घरेलू सीमा के अंदर, मतलब हमारे जितनी भी देश की बाउंड्रीज है, इसके अंदर क्या करना,
उत्पादित वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्नों पर निर्भर रहना। इसका मतलब हमारे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है हम उस पर निर्भर है, किसी दूसरे देश से हमें आयात करना ना पड़े। इसीलिए तो हमने क्या किया, कृषि के उत्पादन में वृद्धि की, उद्योगों में वृद्धि करी, मानव पूंजी का निर्माण किया, निर्धनता को कम किया, जनसंख्या को रोका, कीमतों पर नियंत्रण लगाया। किस लिए लगाया, इन्हीं सब के लिए, तो ताकि हम क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, करना है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, मतलब भारत जैसा विकासशील देश अगर कोई दूसरा भी है तो उसके लिए क्या है, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब उसको अपने खाद्य के उत्पादन में क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा खाद्यान्नों के आयात पर निर्भरता के कारण अगर वो देश खाद्यान्नों का आयात किसी दूसरे देश से करता होगा और वो उस पर निर्भर होगा तो क्या होगा, देश के राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। किस देश के राजनीतिक दबाव के आगे, जहां से आप क्या करते हो, आयात करते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उस देश के राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कराता हूं। क्विक रिवीजन में क्या है कि भाई हमारा जो दीर्घकालीन उद्देश्य था वो क्या क्या था। तो हमारा दीर्घकालीन उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य था कि भाई हमने पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई। हमने पंचवर्षीय योजना बनाई किस लिए, हमने पंचवर्षीय योजना बनाई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए। दूसरी बात हमने क्यों बनाई, हमने बनाई कि जो भी हमारी आय आएगी, जो भी हमारी संपत्ति आएगी, उसका वितरण कैसा हो सके, न्यायोचित हो सके। फिर हमने एक और उद्देश्य अपना किया क्या, कि सभी को रोजगार मिल सके, मतलब पूर्ण रोजगार आ सके। फिर हमने एक और किया क्या, कि हमारा आधुनिकीकरण हो सके, मतलब उत्पादकता क्या हो सके, बढ़ सके। और एक हमारा फाइनल पॉइंट, हमने किस लिए पंचवर्षीय योजना बनाई थी, हमने बनाई थी आत्मनिर्भरता के लिए। ठीक है, हमारे पास ये 5 पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से करना। ठीक है, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वहां पे आपको जवाब मिलेगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो मैं आपके डाउट्स की एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका पूरी तरह से मेरा सहयोग देना। ठीक है, तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक, नमस्कार।